नमस्कार बच्चे, मैं संतोष कुमार गणित शिक्षक +2 रामसा उच्च विद्यालय फतेहपुर से हूँ। बच्चे, मैथमेटिक्स क्लास 11th में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है सर्किल। आप देखेंगे बच्चे, ये सर्किल जैसा कि आप लोग अभी तक देख चुके हैं कि पहिए एक सर्किल का उदाहरण जाता है। आप देखेंगे साइकिल का जो रिम होता है वह भी एक आपका सर्किल का उदाहरण जाता है। इस तरीके से मोटरसाइकिल का भी आप देखेंगे पहिए, तो वह भी एक सर्किल का उदाहरण जाता है। इस तरीके से आप देख क्या रहे हैं बच्चे, कहते हैं जिंदगी का पहिया गोल है दोस्तों, कहीं से भी आरंभ हो सकता है। आप चाहें, जब आपकी भावना, जब आपका इच्छा हो जाए तो वहीं से भी आप अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हैं। दोस्तों देखेंगे बच्चे, सर्किल है क्या। सपोज करते हैं हम, जैसा कि आपने पिछले क्लास में लोकस एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत, उसमें आपने देखा था कि ये जो भी एक पी पॉइंट है, इस सर्किल जो आपने बना रहा है, ये पी पॉइंट पॉइंट ये पूरे पॉइंट से ही ट्रेस किया हुआ आपका ये पार्ट बन रहा है, जिससे आपका एक सर्किल का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट a, b है। इसको हम लोग सेंटर ले लेते हैं। और p आपका एक वेरिएबल पॉइंट है, जो आपका ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। कहीं पे भी सर्किल पे भी हम लोग किसी भी जगह पे अगर पॉइंट लेते हैं तो ये सेंटर से हमारा जो पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस सेम होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए हमारे पास जो है वह फिक्स पॉइंट है, पी एक्स वाई जो है आपका वेरिएबल पॉइंट है, और पी ए जो आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका हो गया, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि ये रेडियस हो गया। देखेंगे बच्चे कि सर्किल है क्या। व्हाट इज सर्किल? ब्रीथ आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे ज्योमेट्री के अंतर्गत। 10th क्लास में भी आपका मेंसुरेशन चैप्टर में सर्किल के बारे में पढ़ना है। आप पिछले क्लास से सर्किल के बारे में आप चर्चा करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। देखते हैं, कहते हैं कि समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी तय करते हुए पुनः एक चक्कर लगा लेता है, तो इससे बनी आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। या फिर आप लोग क्या देखा था लोकस के अंतर्गत में सर्किल के बारे में, कहते हैं कि इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। ये पी पॉइंट जो है यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो P which moves such that its distance from the fixed point। देखिए ये फिक्स पॉइंट से ये सारे जो भी पॉइंट है आपका, वो सेंटर पॉइंट से आपका जब हम आपका डिस्टेंस करते हैं इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होगा? रेडियस होगा। जैसा कि अगर आप देख लें बेटा, यहाँ पे तो इस तरह से मिला देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपके पास डिस्टेंस आएगा वह सेम डिस्टेंस होगा। यहाँ भी ले लेंगे हमारा, तो ये भी डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ से भी अगर हम आपका डिस्टेंस ले लेते हैं तो ये भी डिस्टेंस आपका सेम होगा। यानी आप देख रहे हैं कि एक सर्कल के निर्माण होने के लिए उसमें फिक्स पॉइंट का होना जरूरी है, और वो फिक्स पॉइंट जो होगा वह सेंटर होगा। और ये सेंटर हमारे पास जो है वह ए है, जिसका आपने दिखाया कि a, b इसके कोऑर्डिनेट हो गए
और P हमारा जो मूविंग पॉइंट है ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, और जो ये फिक्स पॉइंट से और ये आपका वेरिएबल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, r कहते हैं। तो यही बात है यहाँ पे दोस्तों कि इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट होगा वह सेंटर होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होगा वह क्या होगा, आपका रेडियस होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखा कि एक सर्कल के निर्माण के उपरांत एक सेंटर होगा और आपका एक जो फिक्स आपका एक पॉइंट होगा वह वेरिएबल पॉइंट होगा, और ये आपका फिक्स पॉइंट जो आपका है एक आपका सेंटर है, और आप देख रहे हैं कि ये सेंटर और पॉइंट के बीच का जो कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है, वह आपका रेडियस होगा। तो इस तरीके से हम लोग सर्किल के बारे में देखा। अब हम लोगों को है कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अभी तक आपने लोकस का इक्वेशन ज्ञात किया था बच्चे, और उस लोकस के इक्वेशन में आपने यही देखा था कि अगर आपके पास ये फिक्स पॉइंट a, b है और वेरिएबल पॉइंट आपके पास x, अगर y है, तो यहाँ से PA यानी कि आप जब अगर देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला के आधार पे, तो PA यानी कि PA स्क्वायर यानी P और A के बीच का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x माइनस a का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा y माइनस b का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि PA का जो डिस्टेंस आपके पास प्राप्त हुआ वह r स्क्वायर हुआ, तो x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमने देखा कि r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, जो ये प्राप्त होकर के आया, ये फंडामेंटल इक्वेशन जो है वह सर्किल का होगा। आपने इसके पहले लोकस एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने इक्वेशन निकाला था कि इक्वेशन ऑफ लोकस सर्किल का आपने देखा था, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये सर्किल का इक्वेशन है। आगे हम लोग चलने जा रहे हैं, जो देख रहे हैं बच्चे कि सर्कल के आपके पास तो ये बना दिया गया है डायग्राम, लेकिन अगर आपके पास ये सवाल करता हो, पूछता हो कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये दिखाने जा रहे हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्या देखेंगे, हमारे पास सेंटर जो है वह a, b है और फिक्स पॉइंट जो है वह p, x, y है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का रेडियस r है। तो सिंस चूँकि अभी आपने कहा था PA बराबर क्या है, r है, तो PA अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का, चूँकि बेटा ये दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दिया, दूरी सूत्र से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला और ये r हुआ। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो x माइनस a का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, r स्क्वायर। ये जो आपके पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर जो प्राप्त होकर के आया, ये आपका सर्किल का इक्वेशन आया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर ए बी एंड रेडियस r। कहें हम लोग, दिस इज द इक्वेशन of a circle whose center AB and radius R। ये एक सर्किल का इक्वेशन प्राप्त हुआ जहां आप देख रहे हैं बेटा कि सेंटर AB है और रेडियस R है।
अगर सेंटर ए बी हो और रेडियस आर हो और सर्किल का अगर मुझे इक्वेशन ज्ञात करनी हो तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी जो सेंटर आपके पास था वह x में से एक सेंटर को घटा दिया, स्क्वायर कर दिया, जोड़ y में से दूसरे आपके कोऑर्डिनेट सेंटर को घटा करके स्क्वायर कर दिया और जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये सर्किल का आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इसी पे आधारित हम एक प्रश्न लेते हैं जो आप देखेंगे बेटा कि सर्किल का इक्वेशन तो प्राप्त हुआ, लेकिन सर्किल के इक्वेशन प्राप्त होने के साथ साथ इस पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose center is -1, 2 and radius is 3 यूनिट्स। कहता है कि हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करिए जहां सेंटर आपका दिया गया है -1, 2 और रेडियस आपका दिया गया है 3 यूनिट्स। देखेंगे बेटा सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि a, b -1, 2 और r जो आपके पास दिया गया है वह 3 यूनिट्स दिया गया है। तो निकालना चाहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इज, क्या कहेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखेंगे बेटा x माइनस ए का मान आपके पास -1 है तो -1 का स्क्वायर पूरे कर दिया जाए, प्लस y माइनस बी का मान आपके पास 2 का स्क्वायर और r का मान 3 है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। इसको तोड़ दिया जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या परिणाम आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आप देखेंगे प्लस 2x माइनस 4y और आप यहाँ पे देखेंगे 4 1 5 में से 9 गया तो आपके पास -4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो प्राप्त होकर के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y और प्लस -4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका एक सर्किल का इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो आपने क्या देखा बच्चे कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हम लोगों ने देखा, तो सेंटर वहाँ पे a, b था और रेडियस r था, तो उसका इक्वेशन सर्किल का x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन सर्किल का क्या होगा, तो चले अब ये आप नोट करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे अच्छे तरीके से और बार बार इसे लिख करके आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो होता है वह प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं कि सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होगा। देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। बेटा सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होगा, इसको ध्यान देना है। अभी जो आपने प्राप्त किया है इक्वेशन वह क्या था, सिंस चूंकि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो अभी तक आपने फंडामेंटल इक्वेशन सर्किल का प्राप्त किया था वह था बेटा
x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपने फंडामेंटल इक्वेशन आपने सर्किल का प्राप्त किया, जिसमें देखा कि सेंटर ए और बी है और रेडियस आपका आर है, तब वह सर्किल का फंडामेंटल इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप यहाँ पे इसे विस्तार करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी तोड़ देंगे a माइनस बी के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इसे अरेंज कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by और प्लस अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने विस्तार किया और विस्तार करने के उपरांत हम ये देखने जा रहे हैं बेटा कि इसको अगर हम पुट कर देते हैं कि ये c है, ध्यान से देखना बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आपने क्या रखा, c रखा, और अब हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं कि माइनस ए इज इक्वल टू जी और माइनस बी इज इक्वल टू एफ। हम पुट कर देते हैं कि माइनस ए इज इक्वल टू जी और माइनस बी इज इक्वल टू एफ। तो देखते हैं कि इसका सिचुएशन क्या आता है। इसका सिचुएशन यह आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा माइनस ए का मान जी है, तो अब यहाँ पे प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस क्या प्राप्त होगा, c। चूँकि आपने इसके स्थान पे क्या रखा बेटा, c रखा। तो इस तरीके से जो आपके पास प्राप्त होकर के आया, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल आया। अब ये जो आपके प्राप्त होकर के आया है, या कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, हुज सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस जो आपके पास यहाँ पे है वह जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आया। अब आप देखेंगे बेटा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 जो प्राप्त होकर के ये इक्वेशन आया, ये सर्किल का जनरल इक्वेशन होगा। और अगर कोई सर्किल का जनरल इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होकर के आता है तो इसका सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर ए और बी है, तो अब ए के जगह पे हम माइनस जी और बी के जगह पे माइनस एफ ले रहे हैं, और रेडियस हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आया। तो आपको लगेगा कि सर ये रेडियस कैसे इतना आया, रेडियस कैसे आया। चलिए हम रेडियस के बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा। देखेंगे आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आपने क्या रखा, सी रखा। तो सिंस यहाँ पे कहेंगे चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आपने क्या पुट किया, सी पुट किया। अब यहाँ पे कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, इसको इधर कर दो रेडियस के तो आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट चढ़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी। अब आप देखेंगे बेटा कि a का मान, तो a का मान यहाँ से निकालने जा रहे हैं तो माइनस जी होगा, यानी कि माइनस जी का स्क्वायर प्लस b का मान तो माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी, यानी माइनस का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस सी, ये आपका रेडियस आया। तो क्या देखेंगे आप कि कोई भी अगर आपके पास सर्किल का जनरल इक्वेशन अगर प्राप्त है बेटा, तो वहाँ से कहेगा कि सेंटर ज्ञात करो और रेडियस ज्ञात करो। आईआईटी में क्वेश्चन बहुत ही इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि एनडीए का एग्जामिनेशन हो या एंड अदर कंपटीशन का और भी कोई एग्ज़ाम अगर हो और इस चैप्टर से संबंधित अगर बात की जाए
तो वहाँ पे इस तरीके से जनरल कोई भी सर्किल का इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसका सेंटर क्या होगा, और ये भी बात कहेगा कि इसका रेडियस क्या होगा। तो सेंटर के लिए बेटा अगर इस तरह से जनरल सर्किल का इक्वेशन मालूम हो तो आप देखेंगे कि सेंटर इसका -g, -f होगा, और रेडियस जो होगा √g² + f² - c होगा। तो इस तरीके से आपने देखा। अब इससे संबंधित हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप लोगों को जो थ्योरी दिया गया इस एग्जाम्पल के आधार पे आपका सटीक होगा और आपको समझने में आसानी होगी। देखेंगे बेटा, क्वेश्चन आपके पास कहता है, एक सर्किल का क्वेश्चन आपको ले लेते हैं हम लोग। कंसीडर द सर्किल, क्वेश्चन कहता है कंसीडर द सर्किल x² y² 4x + 6y + 9 दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद कहता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो सवाल दिया गया है वह x² + y² + 4x + 6y + 9 = 0 है, जहां कहता है बेटा फाइंड करो सेंटर और ज्ञात करो रेडियस। तो देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है x² + y² + 4x + 6y + 9 = 0। अच्छा, और जो जनरल इक्वेशन आपने सर्किल का पढ़ा था वो क्या था? देखेंगे कि सिंस चूंकि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं अगर ये दोनों को, तो क्या कंपेयर होने के उपरांत परिणाम आता है कि x का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 2g है, तो 2g बराबर हमारे पास 4 आया। दिस इम्प्लाई g का मान कितना प्राप्त होगा? 2 से कैंसिल कर देंगे 4 को। फिर देखेंगे आप यहाँ पे कि y का गुणांक आपका 6 है, यहाँ y का गुणांक 2f है, तो 2f बराबर 6, यानी दिस इम्प्लाई f बराबर कितना आएगा? 3, और c का मान आपके पास कितना होगा? 9। जब चूँकि हम ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो मुझे क्या दिखाई पड़ा कि g का मान मालूम हो गया, f का मान मालूम हो गया, c का मान मालूम हो गया। तो क्या देखेंगे बेटा कि देयरफॉर अगर हमें सेंटर ज्ञात करना है तो -g, -f, और -g का मान आपके पास प्राप्त होके आया 2 और f का मान प्राप्त होके आया 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेंटर तो मुझे मालूम हो गया, और रेडियस अगर ज्ञात करनी है तो रेडियस का फार्मूला हम लोगों ने देखा है। वह रेडियस का फार्मूला क्या है? अभी आप लोगों ने रेडियस का मान निकाल चुका है। यहाँ पे रेडियस बराबर, चूँकि r = √g² + f² - c। आप यहाँ पे देखेंगे g का मान क्या आपके पास है, तो g का मान 2 है, रख दो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस f का मान कितना है, तो 3 है, 3 का स्क्वायर - c का मान आपके पास 9 है। अब इसे आप स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे तो 4 + 9 - 9 कैंसिल 4, और ये आपके पास निकल करके आ गया 2 यूनिट्स। 4 का स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर सर्किल का अगर जनरल इक्वेशन मालूम हो तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंटर, और सेंटर अगर मालूम हो गया तो फाइंड आउट हो जाएगा रेडियस। तो आपने देखा कि रेडियस मुझे मालूम हो गया और सेंटर ज्ञात हो गया। इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास जनरल इस तरह का इक्वेशन प्राप्त होता है और प्राप्त होने के उपरांत अगर सेंटर मालूम हो जाए और रेडियस आप ज्ञात कर सकते हैं आसान तरीके से। इसी में आगे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास सवाल है और क्वेश्चन भी आप इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आपको डायरेक्टली में इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दे दिया गया था जनरल इक्वेशन अगर सर्किल का, और हम अगर इस तरह से कंपेयरिंग नहीं करते जनरल इक्वेशन से,
तो डायरेक्ट अगर मुझे सेंटर मालूम करना हो तो क्या करेंगे? तो सेंटर डायरेक्ट मालूम करने के लिए हम लोग यह देख रहे हैं कि जी जो आपके पास प्राप्त हो करके आया वह क्या आपको प्राप्त किया। देखेंगे आप जी जो आपके पास प्राप्त हो करके आया है, ये आप यहाँ पे x का गुणांक आपके पास 2g है और y का गुणांक आपके पास 2f है, लेकिन सेंटर मेरा क्या कहता है -g और -f है। तो हम लोग सीधा सीधी यह कह दें, डायरेक्टली अगर सेंटर निकालना रहे तो हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरीके से भी डायरेक्ट सेंटर हम लोग निकाल सकते थे। अब देखिए कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 आपका सर्किल का जनरल इक्वेशन दिया है। डायरेक्टली सेंटर निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ 4 करेंगे कॉमा -1/2। अब कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट कितना है 6। डायरेक्ट सेंटर निकालने के लिए आसान तरीका आपका है ये -2 और कैंसिल कर दीजिए तो -3। देखिए जो हम लोग कंपेयरिंग करके यहाँ सेंटर -2 -3 ज्ञात किया था, ये आसानी से हम लोग कोई भी अगर सर्किल का जनरल इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो आसान तरीके से हम लोग सेंटर ज्ञात कर सकते हैं कि -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरीके से अगर और आपके पास कोई अगर सर्किल का जनरल इक्वेशन अगर इस तरह से दिया रहे बेटा, जैसे अगर आपके पास मान लिया जाए कि एक सवाल और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कहता है क्वेश्चन कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4 = 0। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो क्वेश्चन दिया, कहेगा कि फाइंड सेंटर। अब आपको यहाँ पे अगर सेंटर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो डायरेक्टली हम लोग सीधा सीधी कहा, सेंटर का फार्मूला हम लोग पढ़ा कि -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारा 6 है और -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट 8 है। 2 तिया 6, 4 दूनी 8 यानी -3 -4 आ गया। अगर रेडियस ज्ञात करने के लिए कहता, अगर और फाइंड सेंटर एंड अगर रेडियस भी कह देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि रेडियस का फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे देखा। सिंस चूँकि डायरेक्ट रेडियस बराबर आप लगा सकते हैं g² प्लस f² माइनस c, और g का मान आपके पास प्राप्त है -3 का स्क्वायर, f का मान -4 और c। देखो बेटा ये जो कांस्टेंट है वह हमारा c का मान है, तो c का मान आपके पास कितना प्राप्त होके आया 4। ये 3 तिया 9 प्लस 16 -4, ये आपने देखा 16 9 25 -4, जो भी आपके पास प्राप्त होकर के आए घटाने के बाद ये आपका रेडियस प्राप्त होगा। इस तरीके से आपने क्या देखा, सर्किल का फंडामेंटल इक्वेशन देखा, वहाँ आपके सेंटर a, b था, रेडियस r था, तब सर्किल का फंडामेंटल इक्वेशन x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = r² आया। और उसी को विस्तार करने पे हम लोगों ने सर्किल का जनरल इक्वेशन भी प्राप्त किया, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, जहाँ पे आपने देखा कि सेंटर -g, -f हुआ और रेडियस √g² प्लस f² - c प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम लोग कुछ इसके बारे में ये भी चर्चा कर सकते हैं कि रेडियस जो है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा कि ये आपको मान लो कि एक सर्किल है और ये सर्किल में खास बात यह है कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगा और ये आपका वेरिएबल पॉइंट होता है जो मूव करते रहता है। तो ये फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आपके पास होगा यह आपका रेडियस होगा। तो रेडियस की स्थिति यूं ही होती है कि जैसे r बराबर आपने देखा कि g² प्लस f² - c आया।
आपने इसका मान रखा था या मान रखने के उपरांत आपके पास 21 आया, तो 21 का मतलब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। तो 4 पॉइंट कुछ आने का मतलब आपके पास आ गया समथिंग कुछ भी आए, इसका मतलब है कि 4 पॉइंट कुछ मान जो आया वह निश्चित तौर पे 0 से बड़ा होगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि r का मान जो प्राप्त होके आया वह 0 से क्या आया, बड़ा आया। तो कुछ ऐसी भी स्थिति आएगी कि जैसे अगर हम रेडियस निकालते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि इसका मान ऋणात्मक भी हो। तो कुछ ऐसी भी स्थिति आएगा कि जैसे अगर हम रेडियस निकालते हैं तो उसका मान हो सकता है कि 0 आए। जब अगर आपके पास 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो रेडियस ज्ञात कर रहे हैं ये सेंटर और फिक्स वेरिएबल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और अगर ये डिस्टेंस अगर 0 होता है तो सर्किल एक पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉइंट के बीच कोई अब यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं रहा। अब का देखा आपने कि अगर रेडियस 0 आया तो सर्किल एक पॉइंट होगा। अगर रेडियस का मान अगर 0 से बड़ा आता है, यानी कि अगर ग्रेटर देन अगर 0 आता है तो सर्किल वह रियल होगा, और अगर लेस देन आता है तो वह सर्किल इमेजिनरी होगा। इसको हम लोग नोट में करके दिखा देते हैं, आप लोग देखेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में हमेशा क्वेश्चन इससे पूछते रहता है। सर्किल बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सर्किल है वो खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे बेटा यहाँ पे आपके पास नोट में है, जो नोट की बात है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आर जो आपके पास था रेडियस g² प्लस f² माइनस c था, तो फर्स्ट में हम नोट में दिखा देते हैं कि इफ़ g² प्लस f² माइनस c ग्रेटर देन अगर 0 हो तब आप कहेंगे कि देन सर्किल इज रियल। इस स्थिति में g² प्लस f² माइनस c का मान 0 से बड़ा हो तो वह सर्किल रियल होगा। दूसरी बात, इफ अगर g² प्लस f² माइनस c बराबर 0 हो, जैसा कि अभी आपने कहा बेटा कि अगर रेडियस का मान 0 आता है तो वह सर्किल एक पॉइंट हो जाएगा। देन इट इज ए पॉइंट सर्किल, या एक पॉइंट सर्किल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, तीसरी बात कहता है कि इफ g² प्लस f² माइनस c अगर लेस देन 0 ऋणात्मक आ जाए तो वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। कहेंगे हम लोग देन इट विल बी एन इमेजिनरी सर्किल। ये जो प्राप्त होकर के आएगा वह इमेजिनरी सर्किल आएगा। जैसे अगर इसके तौर पे एक एग्जांपल दिखा दें, x² प्लस y² प्लस xy प्लस 4 बराबर 0, तो हम कहेंगे कि दिस इज एन इमेजिनरी सर्किल। क्यों भाई, क्यों इमेजिनरी सर्किल होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा यह है बेटा कि x का आप जब सेंटर निकालते थे तो सीधा सीधी आप बात कहते थे, जो भी आप निकालेंगे तो आपने कहा था -1/2 x का गुणांक, तो इसका 1 है तो -1/2, यहाँ भी -1/2। इसमें अगर आप मान रखते हैं और c का मान रखते हैं तो निश्चित तौर पे इसका मान 0 से छोटा आ जाएगा, और जो ही मान 0 से छोटा होगा ये सर्किल इमेजिनरी होगा। आपने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति आपने चर्चा किया था कि d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, d इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग रेडियस से संबंधित चर्चा करेंगे कि g² प्लस f² माइनस c का मान अगर 0 से बड़ा है तो सर्किल रियल होगा, और g² प्लस f² माइनस c बराबर 0 अगर है तो देन इट इज ए पॉइंट सर्किल। वो सर्किल जो होगा एक पॉइंट होगा। इफ g² प्लस f² माइनस c लेस देन 0 है देन इट विल बी एन इमेजिनरी सर्किल। अगर इसका मान अगर 0 से छोटा आता है तो ये जो सर्किल होगा वह क्या होगा, इमेजिनरी सर्किल होगा। इस तरीके से बेटा हम लोग देखेंगे।
अभी तक आपने देखा कि दो तरीके से सर्किल का आपने इक्वेशन प्राप्त किया, एक फंडामेंटल इक्वेशन ज्ञात किया और दूसरा जो आपने ज्ञात किया वह आपका जनरल इक्वेशन ज्ञात किया। दो सर्किल का इक्वेशन प्राप्त किया। तीसरा सर्किल का इक्वेशन जो आपके पास होगा वह डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। देखेंगे डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। देखेंगे बेटा डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या कहता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम एक सर्किल का निर्माण करते हैं और इस तरीके से सर्किल का मैंने निर्माण किया। आप अच्छे तरीके से प्रकाश से स्केल से जो भी होगा सहायता लेकर के बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं एक सर्किल का निर्माण कर दो बढ़िया से। अब हम यहाँ पे दिखने जा रहा है बेटा कि ये आपके पास मान लेते हैं कि डायमीटर है। डायमीटर का मतलब व्यास होता है और अगर दोनों का एंड पॉइंट मालूम हो, जैसा कि x1 और ये क्या है y1 है और एक b आपके पास पॉइंट है x2, y2 मालूम हो, इस तरीके से डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, मतलब कि सर्किल का जो हमको निकालना है इक्वेशन वो डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल निकालना है। मतलब देख रहे हैं कि ये डायमीटर है और डायमीटर के दोनों आपके पास छोर पॉइंट दिया गया है। तो बेटा इस तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि मान लिया कि पी एक्स वाई आपके पास एक मूविंग पॉइंट है, जो यहाँ से भी हम इस पे एक लंब ड्रा किया और यहाँ से भी हम इस तरीके से मिला देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कोण जो बनता है वह 90 डिग्री का बनता है और यहाँ पे स्थिति यह उत्पन्न हो रही है कि यहाँ से AP जो है वो PB पर लंब है और PB जो है वह AP पे लंब है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। AP इज परपेंडिकुलर टू PB। तो क्या आपने पढ़ा था कि अगर दो लंबवत रेखाएं अगर इस तरीके से होते हैं तो दोनों रेखाओं के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। अब बेटा आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसी स्थिति की बात करें, वी नीड, हम कहें ऐसा, द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हिच डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स जो आपके पास है वह x1 y1 ax1 y1 एंड bx2 y2 है। देख रहे हैं आप कि डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स जो आपके पास है वह ax1 y1 और bx2 y2 है। तो ऐसी स्थिति में आपको बेटा क्या करना है कि डायमेट्रिकल इक्वेशन ज्ञात करना है। We need the equation of a circle whose diametrical end points, आप देख रहे हैं कि end points आपके पास जो दिया गया है वह a x1 y1 और b x2 y2 है। क्या आप कहा कि AP अगर लंब है अगर PB पे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सिंस चूंकि AP इज परपेंडिकुलर टू PB, तो क्या कहा जा सकता है कि स्लोप ऑफ AP, सीधा कहें स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। चूंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए स्थिति यह है यहाँ पर कि देख रहे हैं कि दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करता है तो वैसी परिस्थिति में हम लोग स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं। देख रहे हैं कि AP परपेंडिकुलर PB का है, तो AP का स्लोप और PB के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो AP का स्लोप निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है y माइनस y1 इंटू x माइनस x1 इंटू, फिर आप देखिए PB का अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं y माइनस y2 इंटू x माइनस x2, दिस इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। अब आप यहाँ पे यह देखेंगे बेटा
कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ गया तो यहाँ पे इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अब आपको पहले हम यहाँ पे ये बता दें कि आपके पास x1 y1 एक पॉइंट है और b आपके पास x2, y2 पॉइंट है और a और b ये दोनों आपके पास है। तो ये दोनों के बीच का अगर स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ अगर AB निकालना है तो फार्मूला होता था y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसी तरीके से AP का और PB का स्लोप हम निकाल लें तो AP का स्लोप जब निकालते हैं तो y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इंटू फिर इसका PB का स्लोप निकालते हैं तो y माइनस y2 बटा x माइनस x2 और दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं y माइनस y1, y माइनस y2, ये आपके पास x माइनस x1, x माइनस x2 दिस इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं y माइनस y1, y माइनस y2 माइनस x माइनस x1, x माइनस x2, ये साइड इसको कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये जो आपने देखा x माइनस x1, x माइनस x2, फिर आपने क्या देखा प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये जो आपके पास इक्वेशन प्राप्त होकर के आया ये आपका डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है, क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर के दो इंड पॉइंट्स आपके पास मौजूद अगर हो, जैसा कि आपने देखा कि x1 y1 और x2 y2 आपके पास डायमीटर का दो इंड पॉइंट है, तो वैसी परिस्थिति में इस सर्किल का क्या इक्वेशन होगा। तो सीधा सीधी सवाल कहता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, x1 y1 और x2 y2 अगर मालूम हो तो इस पे अगर आप बैठा देते हैं तो सर्किल का आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। सीधा सीधी आपके पास सवाल ले लेते हैं एक ठो इस पे, और आपको मैं दिखा देता हूँ यहीं पे क्वेश्चन में कहता है आपका कि सर्किल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपके पास सवाल है कि सपोज किया जाए कि मान लिया इसका इंड पॉइंट 1, 2 दिया गया है और एक दूसरे इंड पॉइंट 3, 4 दिया गया है और कहता है कि इसका सर्किल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका इक्वेशन ज्ञात करना है आपको, तो देखेंगे आप यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या होगा। इसका सीधा सीधी आपके पास सॉल्यूशन में आपके पास सवाल बन जाता है कि लेट आपके पास है a x1, y1 बराबर 1, 2। ये x1 और y1 दोनों का आपके पास मान दिया गया है 1, 2 और b हम लोग ले लेते हैं x2, y2 बराबर -3, 4। और जो सर्किल का इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे आपके पास उपलब्ध है, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x माइनस x1 देखेंगे बेटा, x1 का मान कितना है 1 है, यहाँ पे आप रख दीजिए। फिर x माइनस x2 का मान -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस y1, तो y1 का मान आपके पास यहाँ पे 2 है और y माइनस y2 का भी मान आपके पास 4 है इक्वल टू 0। आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी ठीक, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। ये डायमेट्रिकल इक्वेशन आपका प्राप्त हो गया सर्किल का, कि अगर कोई भी सर्किल में अगर डायमीटर हो और उसका दोनों अगर इंड पॉइंट अगर मालूम हो, तो उस स्थिति में अगर सर्किल का इक्वेशन अगर पूछता है तो आप सीधा इस फार्मूले पे बैठा देंगे, आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं जो एक ज़बरदस्त आपके पास इक्वेशन है, वह है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल।
अभी तक आपने सर्किल का 3 इक्वेशन प्राप्त किया। एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल प्राप्त किया, दूसरा आपने देखा कि उसका जनरल इक्वेशन आपने सर्किल का प्राप्त किया, और तीसरा अभी जो आपने देखा वो डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल प्राप्त किया, जो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्राप्त होके आया। अब एक आपके पास और ज़बरदस्त है जो वह आपके पास है बेटा, वह है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। वो पैरामीटर से संबंधित है। पैरामीटर आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। जानने के लिए यहाँ पे यह है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल आप देखेंगे यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है क्या, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक आपका सर्किल बना देते हैं। सपोज करो अब आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर सपोज करते हैं, जैसे ले लो कि ये आपके पास रेडियस है, ये भी आपका मान लो कि आपके पास रेडियस है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से ए हमारे पास मान लेते हैं कि ए कॉमा बी आपका सेंटर हो गया, और यहाँ पे हम ये प्राप्त करने जा रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लें, इसको हम इस तरीके से सटा देते हैं, और ये पी एक्स वाई जो हमारे पास है वह वेरिएबल पॉइंट है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों के बीच हमारे पास एक एंगल बनता है, ये हमारा थीटा है। तो यही थीटा जो हमारा है यह पैरामीटर है, पैरामीटर है, ये थीटा आ गया। और अब क्या देखने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ड्रा करते हैं हम, तो सीधा आपका ये सवाल उत्पन्न होता है कि ए पॉइंट का जो पोजीशन निर्धारित होकर के ए कॉमा बी आया, इसके बारे में क्या चर्चा होगी। तो चर्चा यही होता है कि यहाँ से एक्स एक्सिस पे लंब ड्रा करते हैं, और सपोज करो कि मान लो कि कोई मान यहाँ पे हमने लिया, तो जो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्धारित होके आया वो यहाँ से वहाँ आपका ए होगा, और पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका है ये बी होगा, तब इस ए पॉइंट का पोजीशन ए कॉमा बी होगा। उसी तरीके से अगर पी पॉइंट का पोजीशन अगर एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ से भी हम यहाँ पे लंब ड्रा करते हैं, सपोज किया मान लो कि एम, तो क्या देखेंगे कि ये जो x है वो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके पास x होगा, और ये जो y का जो आपके कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपका क्या होगा, y होगा। अब आप देखो बेटा, सीधा सीधी सवाल ये कहता है कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपका मान लो कि ये है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो पूरा में से इतना घटा देंगे तो ये डिस्टेंस x माइनस ए होगा, जो कि ये डिस्टेंस हमारा मालूम हो जाएगा x माइनस ए, यहाँ पे प्राप्त हो गया x माइनस ए। अब देखिए आप पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका y है, और ये डिस्टेंस b है जो इसके आपका इक्वल होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल का निर्माण है तो ये भी b होगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक b है और पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है, तो इसका डिस्टेंस आपके पास y माइनस बी होगा। अब क्या देखने जा रहे हैं आप कि इस तरीके से ये सर्किल में जो आप इस तरह से मिलान किया, और इसको भी जो आप ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये आपके पास रेडियस है, ठीक है। और रेडियस जब आपके पास है और ये एंगल आपके पास थीटा बना रहा था, जिसको आपने थीटा का क्या कहा, पैरामीटर कहा था। अब आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, अगर हम ये थीटा एंगल अगर ले लेते हैं तो इसका सामने का साइड जो होगा वह लंब होगा, और ये आधार होगा, और ये कर्ण का काम करेगा। तो आपने कॉस थीटा बराबर पढ़ा है आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटा कर्ण। तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा जब आप ले रहे हैं यहाँ से, सिंस चूँकि हम यहाँ पे ये कहने जा रहे हैं, सीधा का सीधी सवाल ये है कि पी ए आपको यहाँ से यहाँ तक आर दे दिया गया है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे कोई पॉइंट दे देते हैं नाम पी एस। तो देखेंगे आप कि ए एस का मान x माइनस ए और पी एस का मान आपके पास y माइनस बी है। तो ये ट्रायंगल में जब हम चलने जा रहे हैं पी ए एस में,
ध्यान देंगे आप, फ्रॉम ट्रायंगल PAS, तो अगर हम cos थीटा लेते हैं तो सीधा कहता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, इसका मतलब कि cos थीटा आधार, जब ये एंगल लेंगे, जो भी एंगल लेंगे उसका सामने का साइड लंब होगा, तो ये तो लंब होगा, लेकिन आधार हमारा कौन होगा? AS होगा। आधार हमारे पास AS होगा और कर्ण तो हमारा PA इंतजार कर रहा है। तो AS का मान आपके पास x माइनस a है और PA का मान आपके पास r आ गया, यानी cos थीटा बराबर x माइनस a बटा r है। तो अगर आप यहाँ पे यह दिखाना चाह रहे हैं कि x माइनस a बटा r बराबर निकाल लीजिए, तो x माइनस a बटा cos थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें। इसी तरीका से इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा ले लें, सपोज करो फ्रॉम ट्रायंगल PAS में अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं तो लंब बटा कर्ण होगा, और जब ये एंगल लिया तो लंब हमारे पास क्या होगा? PS होगा। क्योंकि जो एंगल लेते हैं उसका सामने का साइड लंब होता है PS, और हाइपोटेनियस कर्ण तो आपके पास PA है ही है। तब आप देखेंगे यहाँ पे बाबू कि साइन थीटा बराबर PS का मान आपके पास मालूम है y माइनस b बटा PA, आपके पास r आ गया, लेकिन अगर r बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो y माइनस b आपके पास साइन थीटा आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम फॉलो करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करने के उपरांत मुझे यह प्राप्त होता है कि यहाँ भी r का मान है, यहाँ भी r का मान है, इसलिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लो दैट। देखिए क्या तुलना करेंगे, हम लोग को प्राप्त हो जाएगा x माइनस a cos थीटा और y माइनस b साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू r। ये जो आपके पास प्राप्त होकर के आया x माइनस a cos थीटा, क्योंकि ये r है, ये भी r है, तो r के बराबर इतना, r के बराबर इतना, तो इतना बराबर r, ये तीनों आ गया। जहाँ थीटा जो आपके पास है वह पैरामीटर है और आपके पास r जो है वह रेडियस है। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने सर्किल का प्राप्त किया कि x माइनस a अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। इस तरीके से आप देखते हैं बेटा कि सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपने क्या देखा कि सर्किल का आपने फंडामेंटल इक्वेशन ज्ञात किया, फिर सर्किल का आपने जनरल इक्वेशन ज्ञात किया, फिर सर्किल का आपने डायमेट्रिकल इक्वेशन ज्ञात किया, और अभी लास्ट में आपने देखा कि सर्किल का ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में आएंगे जो इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सिखाएंगे, और बाकी टॉपिक आगे होगा। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।